स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज़, और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो है चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें जो भी अपडेट आप देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और जो मेरी तरफ से अपडेट रहेगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है यूजीसी नेट 2020 में। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लांट सुटेबल फॉर बायोमॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन होता है ये सबसे ज़्यादा माना गया, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है चारों तरफ जो है पुरानी बिल्डिंग्स जैसे आप देखते हैं ना उनको नुकसान पहुंचाती है, और भी जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो ये कहा जा रहा है कि जैव निगरानी के लिए, जैव कोई निगरानी करना नहीं है यहाँ कहने का आशय ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, उसका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए कौन से जो पेड़ होते हैं या वनस्पतियां होती हैं कौन सी ज़्यादा लाभदायक होती हैं। ठीक है, कहने का आशय ये है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और मैं आपको सीधे ऑप्शन पे ले चलता हूँ, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट होता है इसमें आप जानते हैं तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। इसमें कोई मैथ की तरह आपको कोई रीजनिंग तो हल करनी नहीं होती है ना। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है श्वेत देवदार, काई और शैवाल। यहाँ पर शैवाल होता है, शैवाक नहीं होता है, तो थोड़ा सा हिंदी में अक्सर गलतियाँ देखी जाती हैं। जो यूजीसी नेट का पेपर है मोस्टली हिंदी में लोग गलतियां कर देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश ठीक ठाक है, बिल्कुल नहीं आती तो समस्या है, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो आप प्रयास जरूर करिए कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाइट पाइन्स, मॉसेस एंड लाइकेन। तो ये क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा, which of the following pollutant gas is not produced both naturally and as a result of industrial activity। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद क्वेश्चन को समझ के आंसर लगा लीजिए, उसके बाद तो मैं बताने वाला हूं क्या सही आंसर है। तो यहाँ कहने का जो आशय है वो ये है कि जो प्रदूषक गैस है आपको जो टिक करनी है उसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो प्राकृतिक रूप और औद्योगिक गतिविधि दोनों से नहीं उत्पन्न होती है, मतलब किसी एक से उत्पन्न होती है या हो सकता है किसी अलग तरीके से उत्पन्न होती है। इसमें से 3 गैसें ऐसी हैं जो प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों से पैदा होती है। प्रश्न थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा है कि जो नेचुरली है और इंडस्ट्री से भी हैं, तो वो 3 गैसें हैं इसमें, और चौथी गैस ऐसी है जो या तो प्राकृतिक रूप वाली है या सिर्फ औद्योगिक वाली है। ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती। बाकी तीनों गैसें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकती हैं और औद्योगिक गतिविधियों से भी हो सकती हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप शॉर्टकट में CFC कहते हैं, ये सिर्फ या तो AC या तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, और प्रदूषक एक बड़े प्रदूषण के रूप में जानी जाती है। आपने सुना ही होगा कि हमारी जो ओजोन गैस है उसमें जो विघटन हो रहा है, जो वो टूट रही है, उसमें कहीं ना कहीं CFC भी काफी हद तक जिम्मेदार होती है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी यानी कि CFC। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो NOx है ये सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है, प्रमुख स्रोत बताना है। ऐसा अब ये 4 जो स्रोत लिखे हुए हैं चारों सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है? नो डाउट रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये सड़क परिवहन से, धुएं से, और जो भी चीज़ें आप देखते हैं बाइक है या कोई जिसमें ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में होती है। और इस समय सड़कों पर कितनी भीड़ है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है NOx फिलहाल
रोड ट्रांसपोर्ट के कारण ज़्यादा फैलती है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? तो बहुत सरल प्रश्न है, इससे ज़्यादा सरल प्रश्न एनवायरनमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव आपको बताना है। तो मानव और पर्यावरण के बीच सकारात्मकता क्या हो सकती है? क्या वनों की कटाई एक सकारात्मकता है, पॉजिटिव बात बताई जा रही है? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अत्यधिक आबादी होना बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको भी आप काट दीजिए, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रदूषण तो खराब चीज होती ही है। संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण जो है एक प्रकार से एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, क्योंकि भाई किसी चीज का संरक्षण, पेड़ पौधे लगाइए तो क्या होगा, आप वनों का संरक्षण कर रहे हैं तो उससे भी पर्यावरण का संरक्षण होगा। किसी भी तरीके का पर्यावरण संरक्षण जो है ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के रूप में आएगा, और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा प्रश्न है, वायु की गुणवत्ता का प्रमापन करने के लिए प्रयुक्त किए गए एक विशेष प्रमाण PM 2.5 है। यहाँ सफिक्स में जो लिखा है 2.5, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये पूछने का इन्होंने इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताने हैं। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो 1.0 सेंटीमीटर क्यूब हवा में उपस्थित औसत अदृश्य कण है। बी है एक निश्चित इकाई में अदृश्य कण का आकार। सी है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का संकेंद्रण। और लास्ट है 2.5 मीटर क्यूब वायु में उपस्थित अदृश्य कण का संकेंद्रण। कहने का आशा है 2.5 आखिर है क्या चीज? तो 2.5 इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक निश्चित इकाई में अदृश्य कण का आकार। मेरा एक वीडियो है, मैंने बनाया था फ्लाई ऐश के नाम से, जो क्या कहते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो धुआं निकलता है उससे एक ऐसी ऐश निकलती है जो कहीं ना कहीं एकत्रित होती है, बहुत छोटी सी होती है। उसमें मैंने 2.5 और 1.50 सब कुछ बताया है, तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं उसका लिंक दे दूंगा इसमें, तो हो सकता है आपके लिए वो फायदेमंद हो या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए आपको, क्योंकि फ्लाई ऐश को कई बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। तो फ्लाई ऐश का मतलब उड़ने वाली राख। कोई फ्लाई ऐश कोई का ऐसा नहीं है कि कोई हॉलीवुड का कैरेक्टर हो, ऐसा नाम से लग रहा होगा, लेकिन ये इसका अर्थ होता है उड़ने वाली गैस। ओके, तो एक निश्चित इकाई में एक अदृश्य कण जो है वो होता है 2.5, और साथ में लिखा हुआ है PM, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ का मतलब है पार्टिकल मैटर। P फॉर पार्टिकल, M फॉर मैटर, तो पार्टिकल मैटर 2.5। तो एक ऐसा पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोमीटर का है, ठीक है, मिलीमीटर का नहीं, माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर कितना होता है? माइक्रोमीटर होता है ऑलमोस्ट m⁻⁻⁶। तो मीटर की मतलब आप 1 अपॉन अगर वो करेंगे 1666 इस तरीके से हो जाएगा। मतलब 1 मीटर में जब 1 के आगे 6 जीरो आप लगा देंगे तो समझ लीजिए इतना हो जाता है माइक्रोमीटर। काफी छोटा हो गया, लेकिन आपकी आंख में घुस जाएगा, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपकी कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो कभी पूछा जा सकता है एक PM पार्टिकल जो होता है ये 1 मीटर के हिसाब से कितना हुआ, तो आप बताओगे 1 मीटर में लगभग, अगर इसको हम डिजिट काउंट करें तो लगभग 10 लाख माइक्रोमीटर PM पार्टिकल हो सकते हैं। आगे है प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इनिशिएट्स द चेन रिएक्शन इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉजिंग ओजोन ब्रेक। तो यहाँ पर ओजोन जो गैस होती है, ओजोन गैस मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगी। तो ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है? देखिए, जो वायुमंडल है उसमें कई परतें हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये समताप मंडल के और जो क्षोभ मंडल है उसी के आसपास पाई जाती है क्या? ओजोन गैस। वहां पर क्या होता है कि जो ओजोन गैस है उसमें भी कई तरीके की मोटाई होती है। तो ऊपरी की तरफ जो ऊपरी मोटाई होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि वो ऊपर से धूप आ रही होती है, उसको रोकने का प्रयास करती है कि पराबैंगनी किरणें नीचे ना आ पाए। तो जो वो रोकती है ओजोन गैस,
तो कहते हैं कि जो ऊपरी परत है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ऊपरी परत है उसको कौन तोड़ता है। यहाँ पर चारों गैस जो हैं वो ओजोन गैस को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन जो ऊपर से तोड़ने का, जब ऊपर से धूप पड़ रही होती है और जो ऊपरी परत बची हुई होती है, तब कौन सी ऐसी गैस होती है जो तोड़ देती है ओजोन गैस को। तो सही आंसर है आपका है क्लोरीन। बाकी सब गैसें साथ में अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं, लेकिन जब ऊपरी परत तोड़ने का नंबर आता है तो क्लोरीन भी जो है बहुत मेजर गैस हो जाती है उस ओजोन गैस को तोड़ने के लिए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, ये कम कम मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखते हैं कौन सी गैस होती है, तो मैं आपको बता दूं CFC, है ना। CFC भी बहुत खतरनाक गैस है ओजोन गैस के लिए, ओजोन लेयर के लिए। और जो दूसरी है उसको कहते हैं ब्रोमीन, ये भी जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है। कहते हैं जो क्लोरीन गैस है वो उसका एक परमाणु यानी कि एक एटम जो है क्लोरीन का, वो लगभग जो हमारी ओजोन गैस है उसके 1 लाख अणुओं को खत्म कर देती है। सोचिए, एक परमाणु 1 लाख अणुओं को खत्म कर देता है, किसके, ओजोन लेयर की। कितनी खतरनाक हो सकती है, आप सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पर। तो फिलहाल एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जो ओजोन गैस है इसका केमिकल नेम क्या होता है, जिसको हम रासायनिक नेम कहते हैं, वो क्या होता है, ये आज के क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोन का केमिकल नेम क्या होता है, बहुत सरल सा है, उम्मीद करता हूं ये आप जरूर बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। द टू मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। तो कार्बन चक्र में कौन सी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं? अपरदन का जमा होना, वाष्पीकरण या प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन, नियतन या विनाइट्रीकरण। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, जिसने कार्बन चक्र हल्का सा भी पढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस को तो जानता ही होगा। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है एक प्रमुख प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसमें होता क्या है, फोटोसंश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा उसके बाद वो अपने चारों तरफ निकाल देगा, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा उस समय। तो CO2 ग्रहण करते हैं जो पेड़ होते हैं और O2 निकालते हैं। इसी को कार्बन चक्र की एक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं C ऑप्शन सही है और आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन तथा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में Pb यानी कि लेड जिसे कहते हैं, सीसा के प्रभाव में क्या होता है? तो लेड क्या करता है एक मानव में, अगर कोई शरीर है तो कौन सी समस्या पैदा हो सकती है अगर सीसे की यानी कि Pb की समस्या बढ़ जाए शरीर में? मानसिक मंदन, उच्च रक्तचाप या केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार यानी कि डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर और इस हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। डी, जिसमें तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी सब में जो है किसी को कम कर दिया हुआ है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पीबी जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है। सीसा आपने भी बहुत पहले सुना होगा, एक कौन सा फूड था उसका, मैगी में कुछ निकला था, मैगी आप लोगों को बहुत पसंद है ना, तो मैगी में निकला था और काफ़ी बड़े स्तर पे मैगी ने अपने सारे जो फूड प्रोडक्ट थे वो फिकवा दिए थे और उसके बाद फिर जो संशोधित जो अच्छा पैकेट आया जो आज फिर से बिकने लगा है, तो वो अब आप लोगों के सामने है और आप जाहिर सी बात है लॉकडाउन में आपने खूब सारी मैगी खाई होगी। तो फिलहाल यहाँ पर वो जो समस्या आई थी लगभग 2-3 साल पहले, वो आपने सुनी होगी कि मैगी काफ़ी सीसा या पीबी जो है उसमें पाया गया था, इसी कारण से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसीज हो जाती हैं उसके लिए कौन सा प्रदूषक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और चारों में मैं आपको सीधे पहले आंसर पे ले चलता हूँ और वो आंसर है बी, जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। विलंबित सूक्ष्म कण जो होते हैं, जो हवाओं में छोटे छोटे कण होते हैं ना, धूल वगैरह, ये आपके श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और
इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसमें तो कोरोना भी आपके श्वसन तंत्र को यानी कि फेफड़े में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो कोरोना के कारण हो जाता है ना। लेकिन फिलहाल जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। Which of the following is not a water-borne disease? तो निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। तो जल के द्वारा मतलब उत्पन्न नहीं होता है रोग, किसी दूसरे कारण से वो रोग आता है, वो एक ऑप्शन आपको बताना है। तो फिलहाल सही ऑप्शन है डेंगू। डेंगू मच्छर के कारण होता है। और फिर से आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? अगर भूल गए हो तो याद करके गूगल से सर्च करके लिख देना। ये 2 क्वेश्चन आज आपके सामने आ चुके हैं और डेंगू का जो मच्छर है उसका नाम बताना है। और बाकी जो टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस के कई टर्म्स होते हैं, ये सारे वाटर बोर्न डिसीज होते हैं। भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होता है। तो बड़ा यानी कि 10 स्केल होते हैं रिएक्टर पैमाने में, कितने होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं। तो उसमें बड़ा होना है, किस नंबर से किस नंबर को मेजर कह दिया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ, जो 7 नंबर का होता है, 7 से 7.9 तक। तो इसे जो है आप क्या कहेंगे? मेजर, यानी कि सबसे बड़ा नहीं, मेजर कहेंगे। इससे बड़ा तो राहत हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो 7 मतलब ऐसा भूकंप जो आपकी दीवारें मकानों की हिला सकता है। 6 तक भी नॉर्मल रहता है, लेकिन 7 के बाद जो है वो भूकंप मेजर कहलाता है। ओके, तो रिएक्टर पैमाना कितने स्केल तक होता है? 10 स्केल माने जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विपदाओं में निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? मतलब ये नहीं पता है ये कब आएगा और कब खत्म होगा, ऐसा माना जाता है। तो सूखा, भूकंप, भूस्खलन या प्रबंधन? तो भूकंप, भूस्खलन और हरिकेन जो तूफान है, ये सारे इनका एक समय होता है, उसके बाद इनका समय समाप्त हो जाता है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन सूखे का कोई समय नहीं होता, ये आएगा, कब तक रुकेगा? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने। तो सूखा एक ऐसी समस्या है जिसका कोई अंत नहीं है, समय नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी ही और भी जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड हम लाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।